Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025860 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 860 का विश्लेषण, पेपर 860 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, जिसे हल करते हैं। अर्जुन्स ब्रदर रियली डैश द इंडियन फूड। विद्यार्थी ध्यान दें, अर्जुन्स ब्रदर अर्जुन के भाई ने, रियली का अर्थ है वास्तव में, द इंडियन फूड है भारतीय भोजन, वी सर्व्ड हिम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है पिछली रात, गत रात्रि। सर्व का अर्थ है परोसना या पेश करना। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे वाक्य में लगाकर पढ़ते हैं। अर्जुन्स ब्रदर रियली इंजॉयड द इंडियन फूड। अर्जुन के भाई को वो भारतीय खाना सचमुच बहुत अच्छा लगा, उसने उसका आनंद लिया। वी सर्व्ड हिम लास्ट नाइट, जो कि हमने उसे पिछली रात पेश किया था या परोसा था। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हैड बीन इंजॉयड ऑप्शन ए नहीं हो सकता, हमें चाहिए सिंपल पास ना कि पास परफेक्ट। साथ ही वाक्य एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, ए नहीं। बी इंजॉइंग भी नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं है। वर इंजॉयड भी नहीं, क्योंकि वर इंजॉयड सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, जबकि वाक्य एक्टिव वॉइस में बनना चाहिए। अर्जुन रियली इंजॉयड, वर इंजॉयड पैसिव वॉइस भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड या सेगमेंट है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं। इफ़ यू एवर फील इंक्लाइंड, एवर का अर्थ है कभी भी, फील है महसूस होना, इंक्लाइंड विद्यार्थी ध्यान दें का अर्थ है प्रवृत्त होना। टू रिकंसिडर पुनर्विचार करना योर डिसीजन, पूरे क्लॉज का अर्थ हुआ इफ़ यू एवर फील इंक्लाइन टू रिकंसिडर योर डिसीजन। अगर आपकी कभी भी इच्छा हो या कभी भी आप ऐसे प्रवृत्त हो कि आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना है, प्लीज़ गिव अ वर्ड टू मी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लीज़ हैव अ वर्ड विथ मी। विद्यार्थी ध्यान दें, हैव अ वर्ड विथ समबडी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से कोई बातचीत करना। अंग्रेजी में टू हैव अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन विथ समबडी, किसी से बात करना या बातचीत करना। तो कभी भी आपकी इच्छा हो कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, ऐसी प्रवृत्ति हो, हैव अ वर्ड विथ मी, मुझसे एक बार बात कर ले। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हैव अ वर्ड टू भी नहीं, बिल्कुल नहीं। गिव अ वर्ड भी नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, जो रेखांकित इडियम है गिव अ वर्ड टू मी, पूरी तरह तो सही नहीं है, किंतु इससे मिलती जुलती एक इडियम होती है गिव समबडी वंस वर्ड। इसका अर्थ होता है किसी को कोई वचन देना या वादा करना, किंतु यहाँ बात हो रही है किसी से बात करने की। तो कभी भी आपकी इच्छा हो या प्रवृत्ति हो कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, तो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। द गीस, विद्यार्थी ध्यान दें, गीस प्लूरल है गूस का। गूस एक पक्षी है बतख जैसा, हिंदी में बतख या कलहंस कहते हैं, अथवा सामान्यतः गूस ही कहा जाता है, प्लूरल होगा गीस। लिव्ड डैश अ फॉरेस्ट, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहती थी वो गीस। ऑन टॉप ऑफ अ टॉल ट्री, एक ऊंचे पेड़ के ऊपर रहती थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। स्केयर्स का अर्थ है दुर्लभ या बहुत कम पाया जाने वाला, इंग्लिश में मीगर या स्केंटी, दुर्लभ बहुत कम पाया जाने वाला। अवे आप जानते हैं दूर, जबकि अंतिम ऑप्शन बीनीथ एक अच्छा शब्द है। बीनीथ का अर्थ है नीचे, इसके लिए बेहतरीन सिनोनिम्स हो सकते हैं बिलो या अंडरनीथ, हिंदी में नीचे। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी इन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड, किसी एक हिस्से में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही खंड वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। Scarcely had we taken our seats while the speaker started her address. Address का अर्थ है संबोधन, स्पीकर है वक्ता। Scarcely का अर्थ है मुश्किल से या बामुश्किल। पूरे वाक्य का अर्थ हुआ बामुश्किल या मुश्किल से हमने अपनी सीट्स ली ही थी, मीन्स हम अभी बैठे ही थे कि तभी वक्ता ने अपना
जो भाषण है, अपना संबोधन है, वो शुरू कर दिया। वाक्य में एरर निसंदेह खंड सी में है, विद्यार्थी ध्यान दें, व्हाइल नहीं व्हेन होना चाहिए था। इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्केयर्सली के उपरांत व्हेन आता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये पेयर्स में या जोड़ियों में यूज होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। स्केयर्सली के स्थान पर हार्डली का प्रयोग भी संभव है। तो स्केयर्सली या हार्डली मुश्किल से के बाद आएगा व्हेन की तभी। तो वाक्य को फिर से पढ़ते हैं, स्केयर्सली हैड वी टेकन आवर सीट्स, अभी मुश्किल से हम बैठे ही थे, अपनी सीट्स ली ही थी, व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड हर एड्रेस, कि तभी जो वक्ता था उसने अपना भाषण, वो एक महिला थी, हर एड्रेस है, तो वक्ता ने अपना जो संबोधन या भाषण शुरू कर दिया, हर एड्रेस। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने के तरीके से आप वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं, इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर। वैल्यू का अर्थ है किसी चीज का मोल या उसकी अहमियत। इज लिंक्ड टू जुड़ी हुई है, टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, ये उससे जुड़ी है कि ये किस काम में ली जा रही है। सच क्वेश्चंस ऑफन बैफल यू, बैफल का अर्थ होता है उलझा देना, कंफ्यूज करना या परप्लेक्स करना या पजल करना। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, इमोशनल है भावुक, किसी व्यक्ति को कितना भावुक होना चाहिए धन को लेकर और उसके मूल्य या उसकी अहमियत या उसके मोल को लेकर। मनी ऑन इट्स ओन, धन अपने आप में हैज़ नो वैल्यू, उसका कोई खास मोल या मूल्य नहीं है, अहमियत नहीं है, until you have some use for it, जब तक कि आप उसका कोई उपयोग न ले सकें। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है धन के सही महत्व और उपयोग के बारे में। हमें ये सवाल मिला है, हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RQ तथा SP। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड, शुरुआती खंड, सेगमेंट R है, जो एक प्रश्न है, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, किसी व्यक्ति को धन और उसके मोल या अहमियत को लेकर कितना भावुक होना चाहिए। उसके उपरांत सेगमेंट Q, सच क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न ऑफन बैफल यू, आपको उलझा देते हैं, चकरा देते हैं, गड़बड़ा देते हैं, कंफ्यूज या पजल कर देते हैं। उसके उपरांत होगा सेगमेंट S, मनी ऑन इट्स ओन, अपने आप में धन जो है हैज़ नो वैल्यू, उसका कोई मोल या अहमियत नहीं है, until you have some use for it। और अंतिम खंड मात्र P ही हो सकता है। इट्स वैल्यू, इट्स किसके लिए आया है, धन के लिए। इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, इसका मोल किस चीज से जुड़ा है, आप किस काम में धन को ले रहे हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो देता हो हमें सबसे पहले सेगमेंट R, उसके उपरांत Q, S तथा P। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। पढ़ते हैं, द मैनेजर सेड टू मी, कोट, स्टॉप, ठहरो, रुको, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का अर्थ है समझना, द होल प्रोजेक्ट, पूरी परियोजना को, प्रोजेक्ट है परियोजना, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड ऑफ द कोट। मैनेजर ने मुझसे कहा, ठहरो, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी परियोजना को समझो इससे पहले कि तुम उस पर काम शुरू कर दो। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। इसके उपरांत वाक्य के प्रकार को भी देखें। स्टॉप एक इंपरेटिव शब्द है, ठहरो। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। प्रेजेंट बदल के पास्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा सिंपल पास्ट। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी हो सकता है। द मैनेजर आस्क्ड मी, आस्क्ड का अर्थ है मुझसे मांग की या मुझसे कहा, मुझसे कहा, मुझसे ये मांग की, टू स्टॉप कि मैं रुक जाऊं, एंड टोल्ड मी
दैट ही वॉन्टेड, आई वॉन्ट सिंपल प्रेजेंट पास्ट में बदल गया, ही वॉन्टेड मी टू अंडरस्टैंड द होल प्रोजेक्ट बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट के स्थान पर स्टार्टेड प्रेजेंट बदल गया पास्ट में। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द मैनेजर आस्क्ड मी टू स्टॉप एंड टोल्ड मी ही वांट्स, नहीं। इसी तरह आई विल स्टार्ट भी नहीं। ऑप्शन बी कहता है द मैनेजर शाउटेड एट मी, नहीं, शुरुआत से ही गलत है। एंड टोल्ड मी ही वांटेड मी टू अंडरस्टैंड द होल प्रोजेक्ट बिफोर यू, नहीं, बिफोर आई होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है द मैनेजर आस्क्ड मी टू स्टॉप एंड वॉज टोल्ड मी, बिल्कुल नहीं, कुड भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, निर्देश मिला है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। क्वेश्चन वर्ड है हाइंड, जिसका अर्थ होता है पीछे का। जैसे किसी जानवर की पीछे की टांगों को कहा जाता है हाइंड लेग्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी रियर, रियर का अर्थ भी पीछे का ही होता है। नियर का अर्थ है समीप, फ्रंट आप जानते हैं आगे का हिस्सा, या फिर फौज के केस में मोर्चा, और फर्स्ट आप जानते हैं प्रथम। हमारा आंसर होगा रियर। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी गाड़ी में वो मिरर जिससे आप पीछे के वाहनों को देखते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, रियर व्यू मिरर। तो रियर है पीछे का, हाइंड भी पीछे का। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश मिला है मिस स्पेल्ट वर्ड को पहचानिए। हमारा आंसर वो शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई गलती हो। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग में ये आई नहीं होता। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सप्लेन की स्पेलिंग में जरूर आई आता है EXPLAIN, किंतु एक्सप्लेनेशन में ये आई ड्रॉप हो जाता है। शब्द एक्सप्लेनेशन का अर्थ है स्पष्टीकरण। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। एलिजिबल का अर्थ है योग्य या पात्र, इंग्लिश में क्वालिफाइड। एक्सटेंशन का अर्थ है विस्तार या वृद्धि। और अंतिम ऑप्शन सी एक्सट्रैक्ट एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है किसी चीज का सार या निचोड़, अथवा किसी चीज का सार निकालना या निचोड़ निकालना। एक अन्य संदर्भ में एक्सट्रैक्ट का अर्थ है उद्धरण करना। अगर आप किसी किताब या धर्म ग्रंथ से कोई चीज उद्धृत करते हैं, उससे उल्लेखित करते हैं, तो उसे भी एक्सट्रैक्ट कहते हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। वन हु वॉक्स ऑन फुट, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो पैदल चलता है? तो पैदल चलने वाला या पदयात्री कहलाता है पेडेस्ट्रियन। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। पॉपर का अर्थ है वेरी पुअर पर्सन, बहुत गरीब आदमी को पॉपर कहते हैं। पीडियट्रिशियन, ऑप्शन बी एक अच्छा शब्द है। पीडियट्रिशियन का अर्थ है बाल रोग विशेषज्ञ या शिशु विशेषज्ञ, जो डॉक्टर बच्चों के रोगों को ठीक करता है, उनमें विशेषज्ञता रखता है, उसे कहते हैं पीडियट्रिशियन, हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ। और प्रोटैगनिस्ट का अर्थ है किसी फिल्म या ड्रामा का जो प्रमुख पात्र है वो उसका प्रोटैगनिस्ट है। तो किसी ड्रामा या फिल्म का जो नायक है, उसका प्रमुख पात्र है, वो प्रोटैगनिस्ट है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक खंड रेखांकित है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। पढ़ते हैं। द क्वेश्चंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ है पेचीदा या जटिल, दैट दे कुड नॉट बी इजी आंसर्ड। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है। विद्यार्थी ध्यान दें, आंसर्ड एक वर्ब है, इसके लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए। इजी के स्थान पर इजीली होना चाहिए था। एडवर्ब चाहिए किसी वर्ब के मॉडिफिकेशन के लिए, ना कि एडजेक्टिव। इजी एक एडजेक्टिव था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा द क्वेश्चंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड, सवाल इतने जटिल इतने पेचीदा थे, दैट दे कुड नॉट बी इजीली आंसर्ड, कि उनका आसानी से जवाब नहीं दिया जा सकता था। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन डी, कुड नॉट बी इजीली आंसर्ड। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इजीली बीन आंसर्ड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कहता है हैव बीन आंसर्ड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, निर्देश मिला है एंटोनिम बताएं प्रश्न शब्द का। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का विलोम हो, उल्टा हो।
शब्द एरोगेंट का अर्थ है अभिमानी या घमंडी, इंग्लिश में कंसीटेड या फिर प्राउड। हमें चाहिए विलोम शब्द, बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अनअस्यूमिंग का अर्थ है विनम्र, हम्बल या मॉडेस्ट। तो अभिमानी, अभिमानी का उल्टा हुआ विनम्र। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। रफ आप जानते हैं खुरदरा। अनकूथ का अर्थ है असभ्य, अशिष्ट, अनकल्चर्ड और हॉटी का अर्थ है अभिमानी या घमंडी। ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। यद्यपि हमारा आंसर ऑप्शन डी अनअस्यूमिंग विनम्र ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, दैट नीदर जूही, न तो जूही नॉर जया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वास। वास का अर्थ है एक प्रकार का कलश, अक्सर कांच का या कभी कभी किसी अन्य मटेरियल का। वास सजावटी कलश। वाक्य में एरर निसंदेह यहां है, आर नहीं इज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप दो सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर से जोड़ते हैं तो वाक्य में वर्ब और प्रोनाउन बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। तो हमने जोड़ा है जूही और जया को नीदर नॉर से। वर्ब और प्रोनाउन तय होगा दूसरे वाले सब्जेक्ट, यहां पर जया से। जया सिंगुलर है, आर नहीं इज होना चाहिए था। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। खंड डी में एरर है, आर रिस्पॉन्सिबल लिखा है, होना चाहिए था इज रिस्पॉन्सिबल। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, निर्देश मिला है रेखांकित इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं। तो पढ़ते हैं। यू विल फेस द म्यूजिक। विद्यार्थी ध्यान दें, मुहावरे फेस द म्यूजिक का अर्थ है डांट फटकार सुनना या सहना। फॉर डिलिबरेटली रिपोर्टिंग, डिलिबरेटली का अर्थ है जानबूझकर, रिपोर्ट का अर्थ है खबर देना, रिपोर्ट करना। इन्फ्लेटेड सेल्स नंबर्स, इन्फ्लेटेड का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर बताए गए, सेल्स नंबर्स का अर्थ है बिक्री के आंकड़े। तो तुम्हें फटकार मिलेगी, डांट मिलेगी, क्योंकि तुमने जानबूझकर बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया है। फेस द म्यूजिक का अर्थ होगा ऑप्शन ए, टू बी एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड यानी आपको वो भुगतना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। ऑफ समबडीज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म है आलोचना, और रेप्रिमांड का अर्थ है फटकार या डांट। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है टू बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए जिम्मेदार होना, नहीं। ऑप्शन सी कहता है टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ फेसिंग देम करेजियसली, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना साहस से उनका सामना करने के बजाय। तो साहस से सामना करने के बजाय अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, बचना उनसे, नहीं। अंतिम ऑप्शन कहता है टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ का अर्थ है कानून का उल्लंघन करता हुआ नहीं। फेस द म्यूजिक का अर्थ है आलोचना या डांट आदि सहना। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। पढ़ते हैं। द लेडी हैज गिवन मी अ ब्यूटिफुल मास्क। मास्क आप जानते हैं मास्क ही कहते हैं, या फिर एक तरह का नकाब, सामान्य भाषा में मास्क ही। उस महिला ने हैज गिवन मी अ ब्यूटिफुल मास्क। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले वाक्य के टेंस की पहचान कर लें। हैज गिवन मी, वाक्य का टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वॉइस है एक्टिव। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा अ ब्यूटीफुल मास्क, हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव स्वरूप में हैज बीन अथवा हैव बीन जैसी भी आवश्यकता हो का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फॉर्म हमेशा ही थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल होती है। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन ए, अ ब्यूटीफुल मास्क नया सब्जेक्ट। चूंकि ये सिंगुलर है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, गिवन टू मी बाय द लेडी। अन्य ऑप्शंस को भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है अ ब्यूटीफुल मास्क हैड बीन, नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, पैसिव होगा हैज बीन ना कि हैड बीन। ऑप्शन सी कहता है ब्यूटीफुल मास्क वॉज गिवन,
सिंपल पास्ट नहीं, हमें मिला था प्रेजेंट परफेक्ट। और अंतिम ऑप्शन अ ब्यूटीफुल मास्क वॉज बीइंग गिवन, नहीं, वॉज बीइंग गिवन होता यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता। हमें एक्टिव मिला था प्रेजेंट परफेक्ट में, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का अर्थ होता है निपुण, कुशल। अगर आप बहुत प्रवीण हैं, निपुण हैं किसी चीज़ में, जैसे किसी भाषा में बहुत निपुण हैं, तो आप उस भाषा में प्रोफिशिएंट है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इनेप्ट। इनेप्ट का अर्थ है अकुशल, इनकॉम्पिटेंट। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डेक्स्ट्रस प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जिसका अर्थ होता है बड़ा ही कुशल या प्रवीण, माहिर। प्रोलोग का अर्थ है प्रस्तावना। और ऑप्शन डी इनकॉम्पिटेंस एक अच्छा ऑप्शन है, विद्यार्थी ध्यान दें। प्रोफिशिएंट एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जबकि इनकॉम्पिटेंस एक नाउन है। इनकॉम्पिटेंस का अर्थ है अयोग्यता या फिर अकुशलता, अप्रवीणता। यदि हमें इनकॉम्पिटेंस के स्थान पर इनकॉम्पिटेंट मिला होता, INCOMPETENCE के स्थान पर टी रहा होता, तो ये भी उत्तर हो सकता था। इनेप्ट स्वयं इनकॉम्पिटेंट ही तो है, किंतु इनकॉम्पिटेंस नहीं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस एक नाउन है जिसका अर्थ है अयोग्यता, अप्रवीणता या अकुशलता। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया है। यद्यपि सिनोनिम पूछा गया होता तो उत्तर ए होता। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। विधि वही होगी, पहले पढ़ें और फिर रीअरेंज करें। पढ़ते हैं। द ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप टू। दिमाग एक्टिव रहता है नींद में भी। सेंडिंग सिग्नल्स टू द हार्ट, निर्देश या संकेत भेजता रहता है दिल को, टू बीट रेगुलरली, कि वो नियमित रूप से धड़के। हाउएवर, यद्यपि, द बॉडी यूटिलाइजेस। यूटिलाइज का अर्थ है सही से प्रयोग में लेना, सही या प्रभावी रूप से प्रयोग में लेना। द स्लीप टाइम इफेक्टिवली, शरीर जो है वो प्रभावी रूप से अच्छे तरीके से प्रयोग में लेता है नींद के समय को। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, हम बिताते हैं लगभग 1/3 हमारा समय सोते हुए। इट प्रोड्यूसेस, ये उत्पन्न करता है एनर्जी, ऊर्जा को। एंड रिलीजेस हार्मोन्स, और हार्मोन्स रिलीज करता है, यानी शरीर से हार्मोन्स निकलते हैं। फॉर रिपेयर, मरम्मत के लिए। एंड ग्रोथ ड्यूरिंग स्लीप, और शरीर की अंदरूनी मरम्मत और विकास के लिए नींद में हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है नींद और उसके महत्व के बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है RQS, और फिर अंतिम सेगमेंट होगा P। सबसे पहले शुरुआती और इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होगा R। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, हम लगभग अपना 1/3 समय बिताते हैं नींद में। उसके उपरांत Q। हाउएवर, यद्यपि, द बॉडी यूटिलाइजेस द स्लीप टाइम इफेक्टिवली, लेकिन वो समय खराब नहीं होता, शरीर उस समय का सही उपयोग करता है। उसके उपरांत होगा खंड S। इट प्रोड्यूसेस, इट यहाँ पर शरीर के लिए आया है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हार्मोन्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ड्यूरिंग स्लीप, और शरीर जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करता है और हार्मोन रिलीज करता है, जिससे शरीर का विकास हो और शरीर की मरम्मत हो। और अंतिम खंड मात्र P ही हो सकता है। द ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप टू, दिमाग नींद में भी एक्टिव रहता है और संकेत भेजता रहता है हमारे दिल को कि वो धड़कता रहे। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो देता हो सबसे पहले सेगमेंट R, उसके उपरांत Q, उसके उपरांत S तथा P। उसी क्रम में हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन D, RQSP। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। पढ़ते हैं। एन ऑफिशियल पार्डन, पार्डन का अर्थ है माफी। अगर औपचारिक रूप से माफी दे दी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? एमनेस्टी। एमनेस्टी का अर्थ है सार्वजनिक तौर पर दी गई माफी। यदि किसी देश में अगर उस देश के भटके हुए नौजवानों को कहा जाए कि आप हथियार छोड़ें और राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ जाएं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा इत्यादि नहीं होगा, तो वो हुई एमनेस्टी, क्षमा या क्षमादान, जहां कोई कार्रवाई, मुकदमा नहीं होता।
अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। एमनीसिया का अर्थ है स्मृति लोप या याददाश्त का चले जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। अक्सोरिसाइड एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्नी की हत्या या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी की हत्या की हो। जबकि रेजिसाइड का अर्थ है राजा की हत्या, शासक की हत्या। तो किसी देश में या कहीं पर किसी व्यक्ति ने किसी राजा या रानी की, शासक की, शासिका की हत्या की हो तो वो अपराध होगा रेजिसाइड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, निर्देश है सिनोनिम बताएं यानी पर्यायवाची बताएं प्रश्न शब्द का। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हो, समानार्थी हो, पर्यायवाची हो। क्वेश्चन वर्ड प्रश्न शब्द है होलसम। होलसम का अर्थ है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। इंग्लिश में हेल्थी या फिर नरिशिंग या न्यूट्रिटिव। अगर कोई भोजन, कोई चीज होलसम है तो वो शरीर के लिए अच्छी है, शरीर उससे पोषण पाएगा। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिटिव का ही दूसरा स्वरूप है पोषक। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए विशियस का अर्थ है वायलेंट एंड क्रूअल, बड़ा हिंसक और क्रूर, तो बेरहम, क्रूर। एविडेंट का अर्थ है स्पष्ट या क्लियर। और अंतिम ऑप्शन डी परोकियल एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। परोकियल का अर्थ है संकुचित या संकीर्ण विचारधारा वाला। इंग्लिश में इसके लिए एक आसान सिनोनिम हो सकता है नैरो माइंडेड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित सेगमेंट या खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। पढ़ते हैं। एज द नास्टी ट्रैफिक जैम, नास्टी है बहुत ही बुरा, ट्रैफिक जैम आप जानते हैं। कास्ट ए स्पैनर इन द वर्क्स, वी मिस्ड द मीटिंग। मिस द मीटिंग का अर्थ आप जानते हैं, मीटिंग हमसे मिस हो गई। विद्यार्थी ध्यान दें, रेखांकित खंड एक इडियम का इस्तेमाल कर रहा है किंतु गलत तरीके से। किसी काम में अड़चन, बाधा डालना, रंग में भंग डालना, काम ना होने देने को कहते हैं टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स। थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स का अर्थ है काम को बिगाड़ देना, बाधा डालना, ना कि कास्ट। चूंकि वाक्य भूतकालिक है, मिस्ड है, थ्रो के स्थान पर हम प्रयोग में लेंगे थ्रू। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन बी। वाक्य में से लगाकर पुनः पढ़ लेते हैं। एज द नास्टी ट्रैफिक जैम थ्रू अ स्पैनर इन द वर्क्स, वी मिस्ड द मीटिंग। हम मीटिंग को मिस कर गए। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ब्रॉट अ स्पैनर इन द वर्क्स, नहीं, इडियम्स के स्वरूपों को बदला नहीं जा सकता, थ्रो की फॉर्म चाहिए। एंटर्ड अ स्पैनर इन द वर्क्स भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, दी गई इडियम का अर्थ बताएं। निर्देश मिला है तो मुहावरा है, इडियम है विथ बेटेड ब्रेथ। अगर आप कोई चीज़ विथ बेटेड ब्रेथ करते हैं तो बड़ी बेसब्री, बेकरारी से करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो काम हो जाए। जैसे कोई आदमी अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा है तो ही इज़ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स विथ बेटेड ब्रेथ। हमारा आंसर होगा वेरी एंशियसली, बड़ी जो है चिंता या उत्कंठा से। एंशियस का अर्थ होता है चिंतित। तो अगर आप बड़ी चिंता से या बेसब्री से कोई काम कर रहे हैं तो यू आर डूइंग इट विथ बेटेड ब्रेथ। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। स्टिल टू बी सेटल्ड, नहीं, अभी सेटल होना बाकी है, बिल्कुल नहीं। द ईवल इंटेंशन, विद्यार्थी ध्यान दे, ईवल का अर्थ है बुरा, शब्द का उच्चारण है ईवल ना कि ईविल। ईवल इंटेंशन बुरा इरादा, बिल्कुल नहीं। टू बी अनवेल अस्वस्थ होना, नहीं। हमारा आंसर होगा वेरी एंशियसली, बड़ी चिंता या बेसब्री से। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को सीधा हल न करें, पहले इसे पढ़ें फिर हल करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें फिर उसे हल करें। और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। द नेक्स्ट पीरियड दे हैड वॉज हिस्ट्री। अगला जो पीरियड या कालांश जो उनका था वो था इतिहास का। द बॉयज डैश लुक फॉरवर्ड टू इट। लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना, राह देखना। द सब्जेक्ट वॉज टॉट, जो विषय था वो पढ़ाया जाता था बाई मिस्टर पिल्लई, हु डैश ए नेम फॉर हिज काइंडनेस, दयालुता, एंड डैश ह्यूमर। ह्यूमर है विनोद या विनोदी स्वभाव।
इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है किसी स्कूल के बारे में है ये पैसेज, और शायद वो ऑल बॉयज़ स्कूल रहा होगा, मात्र लड़कों का, इसलिए बॉयज़ कहा गया है, स्टूडेंट्स नहीं। ये किसी शायद भूतकाल का संस्मरण भी हो सकता है किसी स्कूल के विषय में। तो अब हम इसे हल करते हैं। द नेक्स्ट पीरियड दे हैड वॉज हिस्ट्री, द बॉयज़ डैश लुक्ड फॉरवर्ड टू इट। द बॉयज़ ईगरली का अर्थ है उत्सुकता से, लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ है किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना, राह देखना। उत्सुकता से इसकी राह देखते थे। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इवनली का अर्थ है समान रूप से, हेवीली का अर्थ है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, या फिर बहुत ज़्यादा बोझ अथवा कठिनाई से प्रभावित। प्रॉम्प्टली का अर्थ है क्विकली, या फिर बड़ा जल्दी से। अगर कोई काम प्रॉम्प्टली हो जाता है तो क्विकली हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो शीघ्रता से या तुरंत। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, द बॉयज ईगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू इट। द सब्जेक्ट वॉज टॉट बाई मिस्टर पिल्लई हु डैश अ नेम हु हैड अर्नड। विद्यार्थी ध्यान दें, पैसेज भूतकालिक है। हु हैड अर्नड अ नेम, नेम का अर्थ है यहाँ ख्याति से, नाम से। तो उन्होंने बड़ा नाम, बड़ी ख्याति कमा ली थी, अर्जित कर ली थी, फॉर हिज काइंडनेस। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हु वॉज अर्नड पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल नहीं, और वाक्य भूतकालिक है, हैड अर्नड होना चाहिए था। हैज अर्नड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, कैन अर्न भी नहीं, हु हैड अर्नड ही होगा, ऑप्शन ए ही मात्र आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, हु हैड अर्नड अ नेम फॉर हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए उनका बड़ा नाम हो गया था। एंड डैश ह्यूमर एंड गुड ह्यूमर। विद्यार्थी ध्यान दें, गुड ह्यूमर एक मुहावरात्मक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ है अच्छा स्वभाव या विनोदी स्वभाव। अपने अच्छे ह्यूमर या विनोदी स्वभाव और अपनी दयालुता के लिए उन्होंने बड़ा नाम कमा लिया था। अन्य ऑप्शंस पे एक नज़र कर लेते हैं। बेस्ट ह्यूमर, बेटर ह्यूमर बिल्कुल नहीं होते, गुड ह्यूमर ही है। और स्माइलिंग का अर्थ है मुस्कुराना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, A name for his kindness and good humor, he was never to have. He was reputed. Reputed का मतलब है उनकी ऐसी ख्याति थी, यानी ऐसा उनके बारे में कहा जाता था, ऐसा उन्होंने नाम या ख्याति कमाई। He was reputed never to have। आगे बढ़ने से पहले, कंसीडर का अर्थ है विचार करना, इमेजिन कल्पना करने को कहते हैं, और नोटोरियस का अर्थ है कुख्यात, बुरे कर्मों के लिए जाना जाने वाला, इनफेमस। हमारा आंसर ऑप्शन बी रेप्यूटेड ही रहेगा, यानी उनकी ऐसी ख्याति थी। आगे बढ़ते हुए, ही वॉज रेप्यूटेड नेवर टू हैव डैश एट द बॉयज। ही वॉज रेप्यूटेड नेवर टू हैव फ्राउंड। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्राउंड का अर्थ है किसी पर बोहें चढ़ाना या त्योरियां चढ़ाना, या किसी को अस्वीकृति या नाराजगी के भाव से देखना या तिरस्कार से देखना। उनकी ऐसी ख्याति थी कि उन्होंने कभी किसी भी लड़के पर या लड़कों पर कभी भी त्योरियां नहीं चढ़ाई, बोहें नहीं तानी, या फिर अस्वीकृति अथवा तिरस्कार आदि के भाव से उन्होंने नहीं देखा कभी भी किसी भी लड़के को या लड़कों को, क्योंकि शायद ये मात्र लड़कों का स्कूल था। रेप्यूटेड नेवर टू हैव फ्राउंड एट द बॉयज। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। स्माइल का अर्थ है मुस्कुराना, इनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहित करना, और लाफ का अर्थ है हंसना। टू हैव फ्राउंड एट द बॉयज, द म्यूजिक पीरियड, जो म्यूजिक का पीरियड था, वॉज ऑलवेज द लास्ट वन ऑफ द डे। और कक्षा में दिन में आखिरी जो पीरियड होता था, कालांश होता था, वो संगीत का होता था। इट वॉज नॉट सच ए डल आवर आफ्टर ऑल। और अंततः वो भी कोई डल आवर नहीं होता था, उदासीन समय या फिर नीरस समय नहीं होता था। म्यूज़िक का पीरियड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए फ्राउंड ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 860 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, याद करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का इस्तेमाल अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।